हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो जैसा कि पिछले सेशन में अपने बात की थी स्टैंड गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इस सेशन में बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया था आपने ट्रांसड्यूसर को कि किस किस बेसिस पे कैटेगरी किया गया था, उसमें डिस्कस किया था ऑन द प्रिंसिपल बेसिस पे। तो प्रिंसिपल बेसिस पे पहला अपन ने डिस्कस किया था रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। अब बात कर रहे हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की। तो वही है कि जो इंडक्टेंस होता है, जो इंडक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेके एक ट्रांसड्यूसर मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि उसका यूज़ करके ट्रांसड्यूसर बनाया जाता है। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में पता करते हैं। बेसिक्स में इंडक्टेंस क्या होता है कि बेसिक्स में ये तो पता होगा इंडक्टेंस होता क्या है। कि इंडक्टेंस क्या होता है कि जैसे कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे उसमें यदि जो करंट फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही हो, बार बार यदि करंट फ्लो चेंज हो रहा हो, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो उस बेसिस पे एक ईएमएफ जनरेट होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हो आप। It is the property of electric conductor or circuit that causes an EMF, electromotive force, to be generated when current flow through it changes। मतलब जब आपकी करंट फ्लो जो होगी कंडक्टर से पास होने वाली, उसमें यदि चेंज होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होता, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस को कैटेगराइज किया गया है सेल्फ इंडक्टेंस, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो जैसे एक कोइल है, कोई भी एक सर्किट है, उसमें कोइल लगा हुआ, तो उस कोइल के अंदर ही या फिर उसी सर्किट में जो चेंज हो रहा है या जो फिर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो आता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस की कैटेगरी में। और एक कोइल से दूसरी कोइल में इंडक्टेंस जनरेट होता है या ईएमएफ ट्रांसफ़र होता है, या फिर जो करंट चेंज के कारण जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है, ईएमएफ जो ट्रांसफ़र होता है, उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस में देखिए आप, जैसे ये कोयल आपकी, ये बैटरी है, करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब ये करंट ये फ्लो हो रही है और यदि ये करंट वेरिएबल है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसके कारण यहाँ क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस कोइल के क्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए ये करंट, यदि आपने करंट की इंटेंसिटी बढ़ी, एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है या फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के साथ ईएमएफ भी आपका बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा, इस ईएमएफ के बढ़ने के कारण एक करंट फ्लो होती है रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू द
मेन करंट, रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होती है, ईडी करंट। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि जैसे आपका एक कॉइल है, और ये आपका सेकंड कॉइल है, इसमें यदि करंट फ्लो हो रही है आई, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो इस चेंज इन करंट के कारण, इस चेंज इन करंट के कारण फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी में। I1 के कारण फ्लक्स जनरेट होगा इस वाली में, सेकेंडरी कॉइल में। जैसे सेकेंडरी, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में उसे नाम दिया मैंने phi2। phi2 किसके कारण हो रहा है? I1 के कारण। तो इस चेंज इन करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में एक फ्लक्स जनरेट होता है, और इस फ्लक्स जनरेट के कारण एक EMF प्रोड्यूस होता है। इस EMF प्रोड्यूस के कारण ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर में, इसमें वाइब्रेशन होता है। जो वाइब्रेशन क्या शो कर रहे हैं कि इसमें कोई बैटरी सोर्स लगा हुआ नहीं हुआ, कोई सोर्स आपने एनर्जी सोर्स लगा नहीं रखा, लेकिन एक एनर्जाइज करंट, एनर्जाइज कॉइल आपने इसके पास लाया, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण एक फ्लक्स जनरेट हुआ। उस फ्लक्स के कारण इसमें भी EMF जनरेट हो गया। ठीक है, और ये नीडल वाइब्रेट करने लगी। यही है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में इनका यूज़ करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। पहला है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली रिलक्टेंस, जब इंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें रिलक्टेंस की बात की जाती है। तो वेरिएबल मतलब कि रिलक्टेंस आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, सर्किटरी बनाता हूँ मैं, डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये होता है आपका कोर, ये है आपका टारगेट। इनिशियली मैंने डिस्टेंस मानी D1। ये है आपका एयर गैप। ये क्या है आपका एयर गैप। तो एक्चुअली होता क्या है वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में, ये यूज में करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। किस बेसिस पे कि इसका जो रिलक्टेंस है वो वेरी करता है, और उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसे मेज़र कर लिया जाता है। तो रिलक्टेंस होता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में, वो होता है L/μ/A। L क्या है? ये वाली लेंथ। यहाँ D1 है तो D1/μA। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करूँ मैं तो इंडक्टेंस होता है आपका N² बाई R। ठीक है यहाँ तक। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, और R रिलक्टेंस।
तो यहाँ से आप जज कर पा रहे हो एल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि ये कांस्टेंट है किसी कॉइल में तो एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है आपका, ये गैप, एयर गैप। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जैसे इनिशियली मैं बात करूँ L1 और ये लेंथ आपकी D1 है, तो D1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यदि ये टारगेट मूवेबल है, ये टारगेट आपका मूवेबल है, यदि इस टारगेट की पोजीशन चेंज होके इसकी डिस्टेंस होगी D2, सपोज इसकी डिस्टेंस हो गई D2, तो D2 डिस्टेंस होने के कारण रिलक्टेंस चेंज होगा, रिलक्टेंस चेंज होने के कारण इंडक्टेंस भी चेंज होगा। तो इंडक्टेंस चेंज जो माना मैंने, जैसे सपोज ये L1 है तो L1 प्लस डेल L वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, D2 के। ठीक है। यहाँ से अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ से आप एक दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके आपसे पूछे कि इंडक्टेंस क्या है, जब आपको ये डिस्टेंस गिवन हो तो यहाँ से इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और यदि आपको इंडक्टेंस गिवन है, डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, इसमें इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में सेकंड बात करते हैं अपन LVDT। सेकंड है आपका LVDT। फुल फॉर्म देखते हैं LVDT की, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, नॉट ए ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर नहीं होता इसका फुल फॉर्म। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। जनरल स्टूडेंट्स यदि पूछा जाए कि LVDT की फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ तक तो ठीक है सब, यहाँ बता देंगे ट्रांसड्यूसर, जो कि गलत है। टी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मर। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं, वाइडली यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, वाइडली यूज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। वही सेम फिनोमेना जो इंडक्टेंस चेंज हो रहा है उसी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है LVDT आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब इसके कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, LVDT का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो कंस्ट्रक्शन जनरली ये होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है आपका। ओवरव्यू टॉप व्यू में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। टॉप व्यू देखिए, जब आप LVDT का टॉप व्यू की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा कुछ शो होगा वहाँ। उसमें ये होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, एंड दिस वन सेकेंडरी वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग्स S1 सपोज S2। ठीक है, ये मैंने बात की टॉप व्यू की। ये तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। अब यदि प्रैक्टिकल जनरल फॉर्म में यदि एक्सप्लेनेशन के तौर पर बात करूं मैं, तो LVDT को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। देखिए एक बार,
नोट करते रहना साथ में साथ। ये है आपकी प्राइमरी साइड, तो इसे कह दिया प्राइमरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग S1, ये सेकेंडरी वाइंडिंग S2। तो वही वाला सेम फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्टेंस दिख रहा होगा आपको कि आपने इसको एक्साइट किया प्राइमरी वाइंडिंग को। ये है आपका कोर, मूवेबल कोर। तो मूवेबल कोर की बात करें तो जैसे जैसे ये मूव होगा, सपोज ये अपवर्ड है, तो इसमें करंट चेंज के कारण फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स जनरेट के कारण इन दोनों के बीच की इस कोइल S1 और प्राइमरी वाइंडिंग जो है उन दोनों के बीच में कपलिंग होगी, और उस कपलिंग के कारण यहाँ EMF जनरेट होगा। तो इसे मैंने नाम दिया E1। ऐसा ये दिया है डाउनवर्ड है आपका कोर, डाउनवर्ड है, तो वही सेम प्रोसेस कपलिंग वाली, तो यहाँ आपका वोल्टेज जनरेट होगा E2। ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों क्या है, जैसे प्लस माइनस। अब जैसे ये आपका सपोज कोर जो है आपका नल पोजीशन पे है, केस लेते हैं इफ कोर एट नल पोजीशन। यदि आपका कोर है आपका नल पोजीशन पे, तो नल पोजीशन पे है, तो यदि ये सेम आपका अरेंजमेंट हुआ तो इनका आउटपुट तो जीरो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, नल पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में आपको चाहिए जीरो वोल्टेज, यहाँ कि ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो आपको भी कोई आउटपुट ना मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो वाइंडिंग्स है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है S1 एंड S2, उनको एक दूसरे के अपोजिट वे में लगाते हैं। कैसे, देखिए ये अपोजिशन फॉर्म में हो गई। अपोजिशन फॉर्म में हुई तो अब जो नेट वोल्टेज आपको मिलेगा E0, वो क्या होगा ES1 पहले वाले के कारण माइनस ES2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं आपको नल पोजीशन, यदि आपकी कोर की नल पोजीशन है तो आपको नल वोल्टेज भी मिले। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ उनके वेव फॉर्म्स की। जैसे सपोज ये जो आपका कोर था नल पोजीशन पे है और आपने वाइंडिंग्स इसी अरेंजमेंट में लगा रखी रिवर्स करके, तो आउटपुट का जो E0 जो मिलेगा जीरो मिलेगा, तो कोई वेव फॉर्म जनरेट नहीं होगी। ES1 की मैं बात करूं, ES1 ऐसा कुछ एंड ES2 भी ऐसा कुछ, दोनों सेम वेवफॉर्म। जब दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ मैथमेटिकली तो आपको E0 मिला नल वोल्टेज। ठीक है यहाँ तक? अब बात करते हैं सर, जैसे कोर, यदि आपका कोर मूवमेंट अपवर्ड कोर मूवमेंट हो रहा है, यदि आपका अपवर्ड कोर मूवमेंट हो रहा है तो आपको आउटपुट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो आपको आउटपुट मिलने वाला है वहाँ आउटपुट वोल्टेज। तो उसकी जो वेवफॉर्म जनरेट होगी उस केस में नॉट जीरो की वेवफॉर्म जनरेट होगी। अब क्वेश्चन ये होना कि इसे पीछे से क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप? पीछे से स्टार्ट करने का लॉजिक यही है कि यहाँ कुछ फेज डिले भी होगा, इसी वजह से ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है।
और सेम यदि डाउनवर्ड मूव करवाएं आप कोर को तो ES2 ज़्यादा हो जाएगा इस केस में। ES2 ज़्यादा होगा तो E0 तो अब भी मिलेगा, लेकिन अपोजिशन ऑफ साइन में। इस केस में जो आउटपुट मिलेगा आपको ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो मैं बात करता हूँ, ये जो एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, जो सप्लाई बात कर रहे हैं F, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की मैं बात करूँ F एक्साइटेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 5 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रेंज की मैं बात करूँ 3 to 15 वोल्ट, 3 to 15 वोल्ट की इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज होती है। ठीक है यहाँ तक? अब बात करते हैं LVDT के एडवांटेज की, कि सर LVDT को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इसके एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है आपका की बात करें कि तो इसमें जो कोर है आप देख रहे हो, कोर का कोई कांटेक्ट नहीं है प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो कोई कांटेक्ट नहीं है तो नो फ्रिक्शन। यदि इनका कांटेक्ट ही नहीं आपस में तो कोई इनके बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। नो हिस्टेरिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेंसिटिविटी की मैं बात करूं, रेजोल्यूशन की मैं बात करूं। LVDT का रेजोल्यूशन जो होता है होता है वेरी हाई, टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब कि इसका LVDT को यूज करने के पीछे मेन पर्पज यही है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी होती है इसकी। जो रेजोल्यूशन LVDT का जो रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये वाइंडिंग्स है, इनके बीच में लिंकेज कैसा है, मतलब कि फ्लक्स होता है वो इनके बीच में लिंक कैसे कर रहा है, उनकी लिंकेज कैसी है, कपलिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है आपका रेजोल्यूशन। एडवांटेज की बात की अपन ने, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट नहीं है, हिस्टेरिसिस नहीं है, और मेन चीज लॉन्ग लाइफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एजिंग इफेक्ट नहीं है इसमें, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है आपका। और लो मास होने की वजह से ये डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर सकते हैं आप इससे। ये तो हो गई थी आपकी बात एडवांटेज की। अब बात कर रहे हैं इसमें डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट, यदि आप मेजर कर रहे हो, कंडीशंस फॉर डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ कंडीशंस है इसमें। पहला है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डायनेमिक सिग्नल के। डायनेमिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो डायनेमिक सिग्नल के 10 मल्टीपल, मतलब कि 10 टाइम्स ऑफ डायनेमिक सिग्नल से भी ग्रेटर देन होनी चाहिए। सेकंड आपका जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कोर मोमेंट, जो कोर आपका मूवेबल है उसकी फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए।
ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। कि आपने एलवीडीटी यूज़ में लिया, एडवांटेज तो आपने देख लिया कि इस वजह से इसको यूज़ करते हैं जनरली। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो पहला है आपका इसमें जीरो वोल्टेज। जीरो वोल्टेज देखिए क्या जीरो वोल्टेज क्या है। यदि मैं एलवीडीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, ये एक्स मूवमेंट है, ये मूवमेंट है इन अपोजिट डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड। जैसे आपने ऊपर अपवर्ड को एक्स माना तो डाउनवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो माइनस ऑफ एक्स से। यहीं से क्लियर होगा कि सर इसे लीनियर क्यों कहते हैं। ठीक है, लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं कि ये जो लीनियर जो भी मोशंस हो रहे हैं, ये आपका कोड था, लीनियरली वेरी कर रहा है मोशन में, डिस्प्लेसमेंट इसमें लीनियरली हो रहा है। तो लीनियर मोशंस को कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इसी वजह से इसे कहते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। डिफरेंशियल क्यों, इसमें यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं दो वाइंडिंग्स के बीच में और लीनियरली वेरी कर रहा है आपका कोर। तो देखिए ये लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है यार, ये लीनियर रिलेशनशिप फॉर स्मॉल रेंज। यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लीनियर रिलेशनशिप देता है और एक्स जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ती है ये सैचुरेशन होता जाता है इसमें। इसलिए एलवीडीटी जो है आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर फॉर सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। अपन बात कर रहे थे जीरो वोल्टेज की। जब आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोर जो है नल पोजीशन पे है, तो वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 0 वोल्ट। देख रहे हो यहाँ से आप, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट ना होके कुछ वोल्टेज कैरी करता है यहाँ, इसी को कहते हैं जीरो वोल्टेज। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, यहाँ जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है उसमें कुछ एरर आ जाए, या फिर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग फर्स्ट और सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंड, ये जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं आइडेंटिकल तो हो नहीं सकती। समझ रहे हो कि कोई भी दो इंडक्टर या कोई भी दो कॉइल आइडेंटिकली मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है। ये दोनों सेम टर्न्स के नहीं हो, सेम टर्न्स रेशो की बना भी दिया आपने तो, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि ये आइडेंटिकल बन ही नहीं पाती। इसी वजह से जो ई नोट आपका क्या आ रहा था, ES1 माइनस ES2, आइडेंटिकल नहीं होने की वजह से यदि कोर पोजीशन नल पोजीशन पर है कोर आपका, तो आउटपुट आपका जीरो नहीं मिल पाता। पहला रीजन। ड्यू टू रीजन मैं इसको बता देता हूँ कि नल पोजीशन आपका क्यों नहीं आ रहा। पहला है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, means we cannot manufacture two identical coils। दो आप आइडेंटिकल वाइंडिंग्स या कोइल्स मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। इसी वजह से
ये जो वोल्टेज है जीरो नहीं होता है जब कोर पोजीशन जीरो पर है, आपकी नल पर है, तो इसी वजह से ये आपका जीरो वोल्टेज रहता है। सेकंड है आपका रीजन कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इसमें होता है कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण। एक होता है स्ट्रे कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण, इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो इससे प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो कपलिंग है वो एक्यूरेटली नहीं हो पाती, इसी वजह से आपको जो वोल्टेज मिलता है नल पोजीशन पे वो जीरो ना मिलके कुछ वैल्यूज मिलती है, इसे कहते हैं जीरो वोल्टेज एरर या फिर जीरो वोल्टेज। डिसएडवांटेज पहला। सेकंड डिसएडवांटेज की मैं बात करूं सेकंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये सूटेबल है केवल स्मॉल रेंज के लिए, सूटेबल फॉर स्मॉल रेंज। क्लियर है? यहां तक आपने डिसएडवांटेज देख लिए, एडवांटेज की बात की अपन ने, जीरो वोल्टेज क्यों होता है उनके रीजंस की बात की है। अब बात करते हैं सर इसमें एप्लीकेशंस पार्ट की। अब बात करते हैं एलवीडीटी के एप्लीकेशन पार्ट की। इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल। एप्लीकेशन पार्ट में जब सेंसर स्टार्ट किया था पढ़ाना मैंने, तो वहाँ डिस्कस किया था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ बात की थी आपने एलवीडीटी से रिलेटेड बर्डन ट्यूब की, ठीक है। तो पहला है आपका प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट में पहला देखिए बर्डन ट्यूब में कि आपका यहाँ से कोई प्रेशर अप्लाई है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया एक कोर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप इसके डिस्टेंस को तो मेजर कर लोगे लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से आपने यहाँ यूज किया है एलवीडीटी। क्लियर है कि जैसे जैसे एक्सपांड होगा ये कोर आपका मूवमेंट करेगा अपवर्ड, तो अपवर्ड मूवमेंट पर आपको कुछ आउटपुट वोल्टेज अलग मिल जाएगा। जैसे प्रेशर अप्लाई कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते ही यहाँ वोल्टेज आपको चेंज मिलेगा। पहला हो गया। सेकंड बात करते हैं इसी में डायफ्राम की। डायफ्राम में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ जैसे प्रेशर अप्लाई है तो ये जो है रोप या फिर वायर जो भी है इसमें वाइब्रेशंस होंगे या फिर इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा प्रेशर के कारण, उस प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। ये नोब है आपका कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है यहाँ तक। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं
इन रोटामीटर, इन रोटामीटर का नाम आपने सुना होगा। रोटामीटर क्या करता है, एक फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है रोटामीटर, डिस्कस करेंगे जब फ्लो मेजरमेंट पढ़ेंगे तब। फिलहाल एलवीडीटी का कैसे यूज हो रहा है देखिए। रोटामीटर में क्या होता है, एक ये इनलेट और फ्लो है, फ्लो इन फ्लो आउट। यहाँ होता है एक बोब, टेक्निकल लैंग्वेज में बोब। ठीक, जैसे जैसे फ्लो इसमें बढ़ेगा इसकी मूवमेंट जो है अपवर्ड होती रहेगी। जैसे अपवर्ड ये मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट को मेजर करने के लिए एक तो मेथड है कि साइड ग्लास लगा लें यहाँ, लेकिन आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो इस इलेक्ट्रिकल आउटपुट के लिए क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज ये है आपका कोर, तो इसे आप यहाँ से कनेक्ट कर देते हो कोर से, और यहाँ इसके जो वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट में उनके रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जैसे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला उसको ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल रूम में, तो जो भी मैनिपुलेशन होने वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे आप इजीली कर पाते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात होगी। थर्ड एप्लीकेशन है इसका है एज ए लीड और लेग नेटवर्क। लीड और लेग नेटवर्क क्या होते हैं? लीड नेटवर्क जो किसी भी नेटवर्क का फेज इंक्रीज कर दे, लेग नेटवर्क उसके फेज को डिक्रीज कर दे। ये होते हैं लीड और लेग। जनरली आपको फेज लेग चाहिए होता है या फिर फेज लीड चाहिए होता है किसी सिस्टम में, तब आप एलवीडीटी का यूज़ करके भी ये वाला जो प्रोसेस है इसे कंप्लीट कर सकते हो। कैसे देखिए, लीड की बात करें, ऊपर कर लीजिए नीचे कर। तो लीड की बात कर रहे हैं तो मतलब हाई पास सर्किट, जहाँ जिस सिस्टम में आपको लीड चाहिए होता है, लीड फेज या फेज लीड चाहिए होता है, वहाँ इस सर्किटरी को यूज़ करके आप फेज को लीड करवा सकते हो। एज डिस्प्लेसमेंट, आपको कितना लीड चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट उतना करवा लीजिए, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, उसी बेसिस पे आपको फेज लीड मिल जाएगा। अब बात करते हैं फेज लेग सर्किट की। तो फेज लेग सर्किट में क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग कोर है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग लेग नेटवर्क की तरह बिहेव करवाना इसे। तो ये जो सर्किटरी है लो पास सर्किट, ये बिहेव करेगा आपका लेग नेटवर्क की तरह विद एलवीडीटी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने एप्लीकेशंस में बात की, सबसे पहले प्रेशर मेजरमेंट में बर्डन ट्यूब में, डायफ्राम में। सेकेंड रोटामीटर में बात की कि जैसे जैसे वो बॉब अपवर्ड मूवमेंट होगा उसमें उसको एलवीडीटी के थ्रू
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आप कन्वर्ट कर लोगे। सेकंड थर्ड आपने बात की है लीड और लैग नेटवर्क में। ठीक है यहाँ तक।